कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जिंदगी बस गुजर रही है और हम इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, किसी सही वक्त का, सही मौके का। हाँ, या शायद किसी चमत्कार का। तो आज हमारे पास एक ऐसी किताब के विचार हैं जो इसी इंतजार वाली सोच पर आप कह सकते हैं सीधा हमला करती है। अच्छा। किताब का नाम है डोंट लीव एनीथिंग फॉर लेटर, स्टॉप वेटिंग, स्टार्ट लिविंग। मतलब टालो मत, अभी जियो। एग्जैक्टली, बिल्कुल। इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो बहुत सिंपल है। तो आज हम इसी किताब के कुछ सबसे दमदार आइडियाज को जरा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे मौत का सामना करने का एक विचार हमारी जिंदगी बदल सकता है और कैसे हमारी अपनी मानसिकता ही हमें रोकती है। हाँ, और असलियत में एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए हम कर क्या सकते हैं। और इसकी शुरुआत एक ऐसी सच्ची कहानी से होती है जो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। ओके। सोचिए, तारीख है 22 दिसंबर 1849। एक बहुत मशहूर लेखक फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की को एक लाइन में खड़ा किया गया है। ओह, सामने एक फायरिंग स्क्वाड है, बंदूकें तनी हुई हैं और उन्हें मौत की सजा दी जाने वाली है। वो आखिरी पलों में जिंदगी के बारे में सोच रहे हैं और ठीक जब गोली चलने का हुक्म होने वाला था, तब क्या हुआ? एक संदेशवाहक दौड़ता हुआ आता है, एक पत्र जिसमें लिखा है कि जार ने उनकी सजा को बदल दिया है। उन्हें मौत नहीं बल्कि निर्वासन दिया जाएगा। ये कोई कहानी नहीं, ये हकीकत है। और उस एक पल ने दोस्तोयेव्स्की को हमेशा के लिए बदल दिया। यकीन नहीं होता। मौत के मुंह से वापस आकर उन्होंने अपने भाई को एक चिट्ठी में लिखा, जीवन एक तोहफा है, जीवन खुशी है, हर एक मिनट खुशी का एक अनंत काल हो सकता है। वाह! ये बात सुनने में बहुत बड़ी लगती है, लेकिन यही इस पूरी किताब की नींव है। ये उदास होने या मौत के बारे में सोचने के लिए नहीं है, बल्कि ये याद दिलाने के लिए है कि हमारे पास जो वक्त है वो कितना कीमती है। अपनी मोर्टेलिटी को समझना। हाँ, अपनी नश्वरता को समझना ही हमें जीना सिखाता है। बिल्कुल। और इसी कीमती वक्त को महसूस करने के लिए किताब में एक बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज का जिक्र है, जिसे 1000 कंचों का अभ्यास कहा गया है। सुनने में दिलचस्प है। ये सुनने में एक खेल जैसा लगता है, लेकिन ये है नहीं। तो ये है क्या? आइडिया ये है कि एक औसत इंसान की जिंदगी लगभग 75 साल की होती है, यानी करीब 3900 हफ्ते। बिल्कुल। अब आप एक पारदर्शी जार लें और उसमें उतने कंचे भरें जितने हफ्ते आपकी जिंदगी में बचे हुए हैं। अच्छा। मान लीजिए आपकी उम्र 35 साल है, तो आपके करीब 2080 हफ्ते बचे हैं। तो आप जार में 2080 कंचे डालेंगे और हर हफ्ते उसमें से एक कंचा निकालकर फेंक देंगे। हाँ, हमेशा के लिए। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो इसका साइकोलॉजिकल असर है। हम सब जानते हैं कि समय बीत रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। सही बात है। लेकिन ये एक्सरसाइज समय जैसी एक एब्स्ट्रैक्ट चीज को एक ठोस फिजिकल रूप दे देती है। वो कंचा सिर्फ कंचा नहीं है, वो आपकी जिंदगी का एक हफ्ता है, जिसे आप अपनी आंखों के सामने खत्म होते हुए देख रहे हैं। एग्जैक्टली। हर हफ्ते जब आप एक कंचा फेंकती हैं तो आपको ये एहसास होता है कि जार खाली हो रहा है। ये सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है, ये एक आईना है। एक आईना जो हर हफ्ते आपको दिखाता है कि आपका कितना वक्त रेत की तरह हाथ से फिसल चुका है। और वो एहसास ही आपको हिलाकर रख देता है। सही कहा। यह आपको सोचने पर मजबूर करता है कि मैंने इस हफ्ते इस कंचे के साथ क्या किया। क्या मैंने इसे उन चीजों पे खर्च किया जो मेरे लिए सच में मायने रखती हैं? या बस यूं ही जाने दिया। मुझे एक किताब में हारुकी मुराकामी का एक कोट याद आता है। बताइए। अपना पैसा उन चीजों पर खर्च करें जिन्हें पैसे से खरीदा जा सकता है। अपना समय उन चीजों पर खर्च करें जिन्हें पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। बहुत खूब। ये कंचे वाला अभ्यास शायद यही याद दिलाने का सबसे असरदार तरीका है। और ये हमें सीधे दोस्तोयेव्स्की के उस अनुभव से जोड़ता है। कैसे? जिस तरह उन्हें आखिरी पलों में हर एक मिनट की कीमत समझ आई, उसी तरह ये जार हमें हर एक हफ्ते की कीमत का एहसास कराता है। ये हमें मजबूर करता है कि हम अपने प्रियजनों के साथ समय बिताएं, वो किताब पढ़ें जो सालों से रखी है, या वो हुनर सीखें जिसके बारे में हम बस सोचते रहते हैं। हाँ, क्योंकि जार में कंचे सीमित हैं। बिल्कुल। और इसी क्या मायने रखता है कि सवाल को किताब एक और भी गहरे दार्शनिक स्तर पर ले जाती है। अच्छा। सच कहूं तो ये अगला आइडिया जो किताब में है उसे पढ़कर मैं थोड़ा हिल गया था। ऐसा क्या है? ये फ्रेडरिक नीचे का एक थॉट एक्सपेरिमेंट है जिसे अनंत पुनरावृत्ति या इटर्नल रियकरेंस कहते हैं। ओके। कल्पना कीजिए, आप एक रात अकेले हैं और एक राक्षस आपके कमरे में आता है। वो आपसे कहता है, ये जिंदगी जो तुमने अभी तक जी है, जैसी भी जी है, तुम्हें इसे बार बार अनंत काल तक ठीक इसी तरह जीना होगा। हर खुशी, हर दर्द, हर छोटी बड़ी बात, सब कुछ हूबहू दोहराया जाएगा।
ये सोचने में ही कितना अजीब है ना? पर यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। क्या? अगर ये सच हो तो ये आपके लिए एक आशीर्वाद होगा या एक अभिशाप? ये तो सोचने वाली बात है। नीत्शे का मानना था कि ये सवाल जिंदगी को परखने का सबसे बड़ा पैमाना है। अगर आपको पता चले कि आपको अपनी जिंदगी की फिल्म बार बार देखनी पड़ेगी, तो क्या आप चाहेंगे कि उस फिल्म में कोई बदलाव हो? बिल्कुल चाहेंगे। क्या आप अब भी उस नौकरी में बने रहेंगे जिससे आप नफरत करते हैं, या उन लोगों के साथ वक्त बर्बाद करेंगे जो आपको नीचे खींचते हैं? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है, क्योंकि ये आपको हर छोटे बड़े फैसले पर सोचने को मजबूर कर देता है। हाँ, कि क्या मैं आज जो कर रहा हूँ उससे मैं करोड़ों बार दोहराने के लिए तैयार हूँ? ये थॉट एक्सपेरिमेंट हमें सिर्फ अच्छा जीवन जीने के लिए नहीं, बल्कि एक प्रामाणिक यानी ऑथेंटिक जीवन जीने के लिए कहता है। एक ऐसा जीवन जिसे हम खुशी खुशी दोहरा सके बिना किसी अफसोस के। हाँ। और अगर आप ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जिसे आप दोहराना चाहें, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन देगा? किताब कहती है कि इसका जवाब बहुत सीधा और थोड़ा कड़वा है। वो कहती है, आपको बचाने कोई नहीं आ रहा है। ये लाइन सुनने में थोड़ी कठोर लगती है, पर इसका मतलब बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि अपनी खुशी, अपनी सेहत, अपनी सफलता, इन सब की जिम्मेदारी 100% हमारी है। कोई जादू की छड़ी लेकर नहीं आएगा और हमारी जिंदगी को ठीक नहीं कर देगा। बिल्कुल, ये हमें खुद करना होगा। किताब में इसके लिए मशहूर फिल्म डायरेक्टर क्वेंटिन टैरेंटिनो की कहानी बताई गई है। अच्छा। 25 साल की उम्र में टैरेंटिनो एक वीडियो स्टोर में काम करते थे। हाँ। और उन्हें लग रहा था कि उनकी जिंदगी कहीं नहीं जा रही है। वो जानते थे कि उन्हें फिल्में बनानी है, पर वो कुछ कर नहीं रहे थे। हाँ। एक रात उन्होंने फैसला किया। उन्होंने एक कागज लिया और अपनी जिंदगी की उन सभी चीजों की लिस्ट बनाई जिनसे वो नाखुश थे। और फिर हर चीज के आगे उन्होंने लिखा कि उसे ठीक करने के लिए वो क्या करेंगे। और कहा जाता है कि उस एक रात ने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। ये कहानी गलत सीढ़ी पर चढ़ने के विचार से जुड़ती है। वो क्या है? अक्सर हम जिंदगी में एक ऐसी सीढ़ी पर चढ़ते चले जाते हैं जो गलत दीवार पर लगी होती है। हमें शायद पता भी होता है कि ये हमारी मंजिल नहीं है, लेकिन हम इतना ऊपर चढ़ चुके होते हैं कि नीचे उतरकर नई सीढ़ी पर चढ़ने से डर लगता है। बिल्कुल। लोग क्या कहेंगे, इतनी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। टैरेंटिनो ने उस रात हिम्मत दिखाई। वो उस गलत सीढ़ी से नीचे उतरे और अपनी सही सीढ़ी की तरफ पहला कदम बढ़ाया। लेकिन ये हिम्मत आती कहाँ से है? क्यों ज्यादातर लोग उसी गलत सीढ़ी पर अटके रहते हैं, भले ही वो नाखुश हों? यहीं पर किताब एक और दिलचस्प मनोवैज्ञानिक पहलू सामने रखती है। एक अजीब बात है ना? क्या? कि हम जिंदगी में बड़े बदलाव तभी करते हैं जब सब कुछ बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। जब तक चीजें थोड़ी खराब या काम चलाऊ होती हैं, हम फंसे रहते हैं। हाँ। किताब में इसे रीजन बीटा पैराडॉक्स कहा गया है। हाँ, ये बहुत अजीब है। इसका मतलब है कि अगर कोई अपनी नौकरी से थोड़ी बहुत नाखुश है तो वो शायद सालों तक वहीं टिका रहेगा। सही। लेकिन अगर उसकी नौकरी इतनी खराब हो जाए कि वो उसे एक पल भी बर्दाश्त ना कर पाए, तो उसके नौकरी बदलने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल। इसे उबलते मेंढक सिंड्रोम से भी समझाया गया है। वो मेंढक वाली कहानी? हाँ, कहते हैं कि अगर आप एक मेंढक को उबलते हुए पानी में डालेंगे तो वो तुरंत बाहर कूद जाएगा, लेकिन अगर आप उसे ठंडे पानी में रखकर पानी को धीरे धीरे गर्म करें तो मेंढक उस बदलते तापमान का आदी हो जाएगा और तब तक बाहर नहीं कूदेगा जब तक बहुत देर न हो जाए। हम में से ज्यादातर लोग उस धीरे धीरे गर्म होते पानी में बैठे हैं। हल्की फुल्की असुविधा हमें एक आरामदायक जाल में फंसाए रखती है। तो बड़ा बदलाव लाने के लिए एक दर्द की सीमा को पार करना जरूरी होता है। हाँ। तो इसका मतलब हमें हालात के बहुत ज्यादा बिगड़ने का इंतजार करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर किताब हमें बुद्ध के 2 तीरों की कहानी याद दिलाती है। 2 तीर? बुद्ध कहते थे कि जीवन में हर किसी को पहला तीर लगता ही है। ये कोई बुरी घटना, बीमारी या नुकसान हो सकता है। ये अनिवार्य है। हाँ, इसे हम रोक नहीं सकते, लेकिन दूसरा तीर हम खुद को मारते हैं। वो है उस घटना पर हमारी प्रतिक्रिया, हमारा दुख, हमारा गुस्सा, हमारा अफसोस। और ये दूसरा तीर वैकल्पिक है, ये हमारे नियंत्रण में है। बिल्कुल। हमें उस मेंढक की तरह नहीं बनना है, हमें सचेत रहना है और हालात के बहुत ज्यादा बिगड़ने से पहले ही एक्शन लेना है। और एक्शन लेने का मतलब क्या है? किताब इस बारे में क्या कहती है? किताब एक बहुत ही सीधी बात पे जोर देती है। क्या? आप जो चाहते हैं आपको उसके लायक बनना होगा। श्योर, सिर्फ चाहने या सपने देखने से कुछ नहीं मिलता। मतलब अगर कोई फिट होना चाहता है तो उसे सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होगा। उसे हर दिन उठकर व्यायाम करना होगा, सही खाना खाना होगा, उसे उस सेहत के लायक बनना होगा।
इसे मशहूर मार्शमेलो टेस्ट से भी जोड़ा गया है। हाँ, वो बच्चों वाला प्रयोग। जिन बच्चों ने तत्काल संतुष्टि यानी तुरंत एक मार्शमेलो खाने की इच्छा को रोका ताकि उन्हें बाद में 2 मिल सकें, वो आगे चलकर जीवन में ज्यादा सफल हुए। ये अनुशासन और डिलेड ग्रेटिफिकेशन की शक्ति को दिखाता है। ये हर दिन वो मुश्किल काम करने के बारे में है जो हमें हमारे लक्ष्य के करीब ले जाए, भले ही वो उस पल में आसान न लगे। सही कहा। इसका सबसे शक्तिशाली उदाहरण चार्ली मंगर की कहानी है, जो वॉरेन बफे के पार्टनर थे। उनके बारे में मैंने पढ़ा है। 31 साल की उम्र में मंगर की जिंदगी लगभग तबाह हो चुकी थी। उनका तलाक हो चुका था, वो दिवालिया होने की कगार पर थे, और उससे भी बुरा, क्या हुआ था? उन्होंने अपने 9 साल के बेटे को कैंसर से खो दिया था। ओह, ये तो बहुत दुखद है। कोई भी इंसान इतनी त्रासदियों के बाद टूट सकता है, लेकिन मंगर ने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद को फिर से बनाया, अपनी गलतियों से सीखा और कड़ी मेहनत करके दुनिया के सबसे सफल और सम्मानित निवेशकों में से एक बने। ये कहानी तो रोंगटे खड़े कर देती है। मतलब हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, हमारे पास हमेशा एक विकल्प होता है। हाँ, उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि हम अपने हालात के गुलाम नहीं हैं। उन्होंने दूसरे तीर को खुद पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने उस दर्द को अपनी ताकत बनाया। हाँ, उन्होंने जो चाहा वो उसके लायक बने। ये इस किताब का एक बहुत बड़ा संदेश है। तो इन सब बातों का, इन सारी कहानियों और विचारों का निचोड़ क्या है, अगर हमें एक लाइन में समझना हो? मेरे ख्याल से निचोड़ ये है कि जिंदगी एक दर्शक बनकर जीने के लिए नहीं है। हम अपनी कहानी के लेखक, निर्देशक और मुख्य पात्र सब कुछ खुद हैं। समय यानी वो कंचे लगातार कम हो रहे हैं, और हम ये फैसला करना है कि हम अपनी इस फिल्म को कैसा बनाना चाहते हैं। हाँ, एक ऐसी फिल्म जिसे हम खुद भी दोबारा देखना पसंद न करें, या एक ऐसी जिसे हम गर्व के साथ अनंत काल तक दोहरा सकें। बिल्कुल। और ये हर दिन कुछ बहुत बड़ा या महान करने के बारे में नहीं है। नहीं, ये बस सचेत रूप से जीने के बारे में है। छोटे छोटे पलों की सराहना करने, अपने प्रियजनों को ये बताने की वो आपके लिए क्या मायने रखते हैं। और लगातार ऐसे छोटे छोटे विकल्प चुनने के बारे में है जो हमारे उस सर्वश्रेष्ठ संस्करण से मेल खाते हों जिसे हम बनना चाहते हैं। बिल्कुल सही कहा। इंतजार करना बंद करना होगा, क्योंकि सच तो यही है कि सही समय कभी नहीं आता। सही समय अभी है। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा को समाप्त करने के लिए एक आखिरी विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। किताब में वॉरेन बफेट की एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी उपमा का जिक्र है। वो कहते हैं, कल्पना कीजिए कि आपको आपकी 16वीं सालगिरह पर दुनिया की सबसे अच्छी, आपकी सपनों की कार गिफ्ट में मिलती है। वाह। लेकिन एक शर्त है, आपको जिंदगी भर सिर्फ यही एक कार मिलेगी। अच्छा, सिर्फ एक? तो जाहिर है आप उस कार का बहुत ध्यान रखेंगे। बहुत ज्यादा। आप उसका मैनुअल पढ़ेंगे, उसे समय पर सर्विस कराएंगे, उसे साफ रखेंगे, उसे लापरवाही से नहीं चलाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि ये आपकी इकलौती कार है। एग्जैक्टली। बफेट कहते हैं कि हमारा शरीर और हमारा मन भी ठीक उसी एक कार की तरह है। हमें जिंदगी भर के लिए बस यही एक शरीर और यही एक मन मिला है। तो सोचने वाली बात यह है, क्या अगर किसी को अपने शरीर और मन को अपनी उस इकलौती अनमोल कार की तरह मानना हो, तो वो कल सुबह से इसकी देखभाल की दिनचर्या में कौन सा एक छोटा सा बदलाव करेंगे?